सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूटर थ्योरी। आज हम करने वाले हैं यूनिट 3 ऑफ एनएलपी, जिसका नाम है प्रेसिंग, डिस्क्लोजर, डायलॉग एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। ये पूरा वीडियो एग्जाम के 7 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश की है, जिसमें हम हर टॉपिक को इस तरीके से समझेंगे कि आपको कि अगर एग्जाम में वो टॉपिक आ जाता है तो आप उसको 7 to 10 मार्क्स में इजीली लिख सकें। हम हर टॉपिक का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाने की। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज आपको लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताता हूँ, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देता हूँ इस यूनिट के, और साथ में आपके कुछ हेल्प भी करता हूँ पेपर से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे पता लगता है कि आपको भी वीडियो पसंद आ रहा है और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ। तो बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रेसिंग मींस सिंथेटिक प्रेसिंग एंड स्टैटिक प्रेसिंग। समझते हैं क्या ये मतलब, दो टाइप की होती है, देखते हैं पहले। प्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट लाइक नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्सेट्रा। इट हेल्प एनएलपी सिस्टम अंडरस्टैंड द सेंटेंस मीनिंग एंड सिंटैक्स। प्रेसिंग मेनली हैज टू टाइप्स। कितने टाइप्स की? दो टाइप्स की। कौन सी? सिंटैक्टिक प्रेसिंग और स्टैटिस्टिकल प्रेसिंग। ठीक है, मींस रूल बेस्ड प्रेसिंग होता है जो सिंथेटिक जो होती है। दिस प्रेसिंग यूज्ड फॉर फॉर्मल रूल्स लाइक context free grammar to build praise tree. It check its sentence flow, grammatical structure, identify parts and speech. तो मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये आप समझ चुके हैं, प्रेसिंग जो है दो टाइप की होती है। प्रेसिंग क्या होती है मैं आपको अपनी लैंग्वेज या नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, प्रेसिंग का मतलब होता है सेंटेंस को तोड़ तोड़ के ग्रामर समझाना। समझे? प्रेसिंग का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस को तोड़ तोड़ के ग्रामर समझना। ठीक है, प्रेसिंग का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस को तोड़ तोड़ के ग्रामर समझना। जैसे कि एक इंग्लिश टीचर, ठीक है, जैसे कि एक इंग्लिश टीचर देखता है कि कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ब और कौन सा सेंटेंस है कौन सा नहीं। समझे? जैसे आपने एग्जाम लिखा, आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया, आपने किसका दिया? इंग्लिश का एग्जाम दिया। तो जिसमें आप जब इंग्लिश का एग्जाम लिख के आते हैं तो इंग्लिश का टीचर अकेला आपका आंसर नहीं देखता है। वो क्या देखता है कि कौन सा वर्ड इसने नाउन लिखा है, कौन सा वर्ब लिखा है, और सेंटेंस जो इसने लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, समझ गए होगे आपकी प्रेसिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब अब पहला है हमारा प्रेसिंग का जो है सिंथेटिक प्रेसिंग। सिंथेटिक प्रेसिंग क्या होता है समझना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सिंथेटिक फ्रेसिंग एकदम रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। जैसे हमारा ग्रामर बुक पढ़ाई थी हमें स्कूल में, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वैसे ही ये चेक करता है कि सेंटेंस ग्रामर फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सिंथेटिक फ्रेसिस कंफर्म होगा। अब स्टैटिकल फ्रेसिंग क्या होता है? स्टैटिकल फ्रेसिंग थोड़ा स्मार्ट होता है। ये डाटा के बेसिस पे प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा स्ट्रक्चर सेंटेंस का सही हो सकता है। जैसे गूगल ट्रांसलेटर नॉइज डेटा से भी सेंटेंस समझ लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब वैसे मैं आपको दोनों मेरे अकॉर्डिंग क्लियर होंगे तो मैं एक एक बार आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। द मैन सॉ द डॉग विद द टेलीस्कोप। अब क्या बोला एग्जाम्पल मैंने? द मैन सॉ द डॉग विद अ टेलीस्कोप। ये सेंटेंस दो तरीके से प्रेस हो सकता है। आदमी ने टेलीस्कोप से कुत्ते को देखा, कुत्ते के पास टेलीस्कोप था। दो तरीके से हो रहा है क्योंकि था वो। अब क्या होता है, सिंथेटिक प्रेसिंग दोनों ट्री बनाएगा, पर स्टैटिकल प्रेसिंग फ्रीक्वेंसी चेक करेगा और डिसाइड करेगा कौन सा ज्यादा लाइकली है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ये क्लियर होगा। तो हम अपना टॉपिक नंबर 2 देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 2 क्या है? टॉपिक नंबर 2 है हमारा प्रेसिंग एल्गोरिथम। क्या होती है समझते हैं। प्रेसिंग एल्गोरिथम आर द मेथड यूज्ड टू एनालाइज एंड कंस्ट्रक्ट द प्रेस ट्री फ्रॉम द सेंटेंस। कॉमन एल्गोरिथम इंक्लूड टॉप डाउन प्रेसिंग, बॉटम अप प्रेसिंग, सीवाई के एल्गोरिथम, चार्ट प्रेसिंग। अब ये क्या है समझते हैं। प्रेसिंग, देखो, प्रेसिंग एल्गोरिथम वो तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लो जैसे आप पजल सॉल्व कर रहे हो। अब ये इसके कुछ मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन, अब इसका मतलब क्या हुआ? टॉप डाउन मतलब होता है पहले अज्यूम करते हैं पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग हम मैच करते हैं सेंटेंस से। ठीक है, फिर दूसरा होता है बॉटम अप। बॉटम अप क्या होता है? मतलब छोटी छोटी चीजें आइडेंटिफाई करके उन्हें उन्हें कंबाइन करते हैं जब तक पूरा स्ट्रक्चर बन ना जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? सीवाई के सीवाई के एल्गोरिथम मींस एग्जाम में फेवरेट है। ये एक टेबल बनाता है जिसमें सेंटेंस के पार्ट्स फिल किए जाते हैं और ग्रामर के बेसिस पे। ठीक है, मीन्स एक टेबल क्रिएट करेगा जिसमें सेंटेंस के पार्ट फिट करते हैं हम किसके बेसिस पे? ग्रामर के बेसिस पे। उसके बाद है चार्ट प्रेसिंग। चार्ट प्रेसिंग में बार बार वही कैलकुलेशन रिपीट नहीं होती है,
जिससे टाइम बचता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो आपको एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सी ईट्स मैंगो, तो टॉप डाउन होगा स्टार्ट फ्रॉम एस एन पी वीपी, एंड बॉटम पे आइडेंटिफाई करेगा जैसे सी एन पी है, ईट्स मैंगो वीपी है। ठीक है, देन उनको कंबाइन कर देगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। टॉपिक नंबर 3 देखते हैं। टॉपिक नंबर 3 है हमारा हाइब्रिड ट्रेसिंग। अब क्या होता है? हाइब्रिड ट्रेसिंग कंबाइंस रूल बेस्ड एंड स्टैटिकल अप्रोच। It uses handcrafted grammar rules for structure and statistical model to handle ambiguity and making phrase more accurate. समझते हैं? देखो, हाइब्रिड प्रेसिंग का मतलब है दोनों दुनिया का बेस्ट। सबसे मीन सिंपल मैं आपको समझाऊं, दोनों दुनिया का बेस्ट रूल भी यूज करता है और डेटा भी। मगर जैसे समझो, अगर रूल से सेंटेंस क्लियर नहीं होता है, जैसे जो हमारा रूल है उससे सेंटेंस क्लियर नहीं होता, तो प्रोबेबिलिटी डिसाइड करता है कि सेंटेंस क्या होगा, उससे हमारा प्रोबेबिलिटी क्या करता है, क्लियर करता है। इसलिए बोलते हैं हाइब्रिड प्रेसिंग। हाइब्रिड प्रेसिंग मतलब दोनों से, एक रूल बेस्ड पे या प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे। एग्जांपल देखो, अगर तो मान लो एक चैटबॉट ग्रामर से समझने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे एक चैटबॉट है, वो आपने डिजाइन डिजाइन किया, तो वो क्या करेगा, ग्रामर से समझने की कोशिश करेगा। बट अगर कोई स्लैंग्स या स्पेलिंग मिस्टेक हो, अगर स्लैंग से स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो स्टेटिस्टिकल मॉडल उसका मतलब समझने की कोशिश करेगा, मीन्स उसका नियर बाय या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो हाइब्रिड प्रेसिंग भी कंफर्म होगा। जो हमारा फोर्थ टॉपिक है वो है स्कोप एम्बिगिटी एंड अटैचमेंट एम्बिगिटी रेजोल्यूशन। क्या है समझते हैं। स्कोप एम्बिगिटी हैपन्स व्हेन इट अनक्लियर हाउ मच ऑफ अ सेंटेंस इज अफेक्टेड बाय अ वर्ड और फ्रेज लाइक quantifies or negotiation. Attachment ambiguity means happens when it's unclear where a phrase or clues attach in a sentence structure. कुछ समझ आया नहीं आया तो चलो मैं समझाता हूँ। देखो, एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं आपको स्कोप का, स्कोप एम्बिग्यूटी में जैसे समझो आप एक एग्जांपल लिखते, एवरीवन डिड नॉट गो, मतलब सब नहीं गए या कोई भी नहीं गया, ये दो हो गए ना। अगर मैं बोल रहा हूँ एवरीवन डिड नॉट गो, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब नहीं गए या कोई भी नहीं गया। ठीक है, और अटैचमेंट एम्बिग्यूटी जैसे ही सॉ द गर्ल विद द स्कोप, अब इसके भी दो मतलब हुए, या तो टेलीस्कोप से उस लड़की ने देखा या लड़की के पास टेलीस्कोप था। तो रिजोल्यूशन में एनएलपी सिस्टम कंटेक्स्ट ग्रामर रूल्स पर और प्रोबेबिलिटी का यूज करता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग स्कोप एम्बिग्यूटी और अटैचमेंट एम्बिग्यूटी भी आपको कंफर्म होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ट्री बैंक। अब ट्री बैंक्स क्या होता है समझते हैं। ट्री बैंक्स आर डेटाबेस ऑफ सेंटेंस annotated with static or semantic structure. They are used for train and evaluate phrases. अब ये क्या है? देखो, ट्री बैंक एक कलेक्शन होता है प्रेस सेंटेंसेस का। हमने प्रेस पढ़ा था क्या होते हैं। ठीक है, ये ट्री बैंक क्या होता है, प्रेस सेंटेंसेस का एक कलेक्शन होता है। जैसे एक एनएलपी मॉडल को ग्रामर सिखानी हो, ठीक है, जैसे हमें अगर एक एनएलपी मॉडल को ग्रामर सिखानी हो, तो हम उसे ट्री बैंक दिखाते हैं, जैसे बच्चे को इंग्लिश ग्रामर की बुक दिखाते हैं, सिंपल। क्या होता है, अब एनएलपी मॉडल है, उसको हम जब ट्री बैंक देते हैं, तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे हम एक छोटा बच्चा होता है, उसको इंग्लिश ग्रामर की बुक देते हैं, तो उसमें सारे ग्रामर्स होते हैं, उससे पढ़ेगा तो उसको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, वो अपना प्रोबेबिलिटी स्टेटस सब सारी चीजें क्लियर हो जाए। इसी तरीके से हम ट्री बैंक को, सॉरी, एनएलपी मॉडल को ट्री बैंक दिखाते हैं ताकि उसको चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर एग्जांपल देखा जाए तो पेन ट्री बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस। जो पेन ट्री बैंक है वो सबसे ज्यादा फेमस होता है। तो इसके साथ हमारा जो है यू टॉपिक नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम कौन सा देखने हैं, तो हमें अब देखना है टॉपिक नंबर 6, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 6 है डिस्कर्स डिस्कोर्स एंड डायलॉग एनालिसिस। अब क्या है डिस्कोर्स एनालिसिस? स्टडीज हाउ सेंटेंस कनेक्ट टू फॉर्म मीनिंगफुल कन्वर्सेशन और टेक्स्ट। ठीक है, dialogue analysis focus on understanding instruction between speaker including intention, turning, taking and context। समझते हैं। देखो, डिस्कर्स मतलब होता है मल्टीपल सेंटेंस का कनेक्शन। जैसे एक स्टोरी है, कन्वर्सेशन। एनएलपी को समझाना होता है कि सेंटेंस एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ठीक है, एनएलपी जो एनएलपी मॉडल है या एनएलपी है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसको समझाना होता है कि एक दूसरे से ये वर्ड्स या सेंटेंस कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, डायलॉग एनालाइज देखते हैं कि लोग कैसे बात करते हैं, कौन किस वक्त बोलता है और किस इंटेंशन से बोलता है। जैसे व्हाट वी आर स्पीकिंग राइट नाउ, हाउ वी आर स्पीकिंग राइट नाउ। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में समझो, इफ यू से आई लॉस्ट माई फोन, आई सर्च एवरीवेयर, तो एनएलपी क्या समझेगा, एनएलपी अंडरस्टैंड दैट आई सेम इन बोथ पर्सन, दोनों में आई सेम ही है। ठीक है, इन बोथ
एंड सेकंड सेंटेंस रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस रिलेटेड टू फर्स्ट मीन्स आपने बोला आई लॉस्ट माई फोन आई सर्च एवरीवेयर, तो वो पहले समझेगा कि आई मीन्स यहाँ पे बात हो रही है दोनों एक ही पर्सन की। देन वो देखेगा कि जो फर्स्ट पर्सन वर्ड सेंटेंस है उससे ही सेकंड सेंटेंस मिलता जुलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना टॉपिक नंबर 7 देखते हैं। टॉपिक नंबर 7 है हमारा एनाफोरा रेजोल्यूशन। अब ये क्या होता है समझते हैं। It means identifying what a pronoun or referring expression refers to in previous next। नहीं आया समझ में, चलो एग्जांपल से समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। जैसे रवि इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज वेल। तो यहाँ क्या हो रहा है, ही किस पे जा रहा है, रवि पे। ठीक है, इसको समझना समझाना ही अनुरूप रेजोल्यूशन है। जैसे आप मैंने क्या बोला, रवि इज गुड बॉय, ये एक सेंटेंस हो गया। ही स्टडीज वेल, तो हमारा ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो दूसरे सेंटेंस में जो हमने ही वर्ड यूज किया वो किसके लिए यूज कर दिया, हमने रवि के लिए यूज कर दिया। तो क्या होता है, एनएलपी के लिए जरूरी है कि ताकि मशीन को कंटेक्ट समझ में आए। अगर ये नहीं होगा तो समझ में ही नहीं आएगा, उसको लगेगा कि किसी और की बात हो रही है। इसमें क्या काम करता है, एनाफोरा रेजोल्यूशन काम करता है। ठीक है, तो इट कम इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाइंग व्हाट अ प्रोनाउन और रेफरिंग एक्सप्रेशन रेफर्स इन अ प्रीवियस टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट एट टॉपिक नेम्ड एंटिटी रेजोल्यूशन क्या होता है। एनईआर मींस आइडेंटिफाइंग प्रॉपर नाउन्स इन टेक्स्ट एंड क्लासिफाइंग देम इनटू कैटेगरीज लाइक नेम, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। नहीं आया समझ में, मैं समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। देखो, अगर सेंटेंस में लिखा है विराट कोहली प्लेस फॉर इंडिया, ठीक है, क्या लिखा है सेंटेंस में, लिखा है विराट कोहली प्लेस फॉर इंडिया। तो इसमें क्या हो रहा है, विराट कोहली क्या हुआ, पर्सन हुआ, इंडिया क्या हुआ, कंट्री हुआ। तो एनईआर जो है नेम्ड एंटिटी रिजोल्यूशन डिसाइड करता है कि क्या एंटिटी है, ताकि चैटबॉट को ट्रांसलेटर को समझ में आए। ठीक है, नेम एंटिटी डिसाइड करता है कि whether that name or sentence is used or that word is used is name or any place, ताकि जो है चैटबॉट या ट्रांसलेटर जो है उसको वो चीज समझ में आए। ठीक है, इसके साथ हमारा 8 टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब 9 टॉपिक देखते हैं। 9 टॉपिक है हमारा इवेंट एनफोर, आप समझते हैं। दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ वेयर अ प्रोनाउन और वर्ड रेफर्स टू एन इवेंट दैट हैपेंड अर्लियर। नहीं आया समझ में, जब तक मैं आपको वो एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देखो एग्जाम्पल अगर देखें तो रवि फेल फ्रॉम दी बाइक, दिस अपसेट हिम। क्या हमने बोला, रवि फेल फ्रॉम दी बाइक, दिस अपसेट हिम। मतलब क्या हो रहा है, दिस जो हमने वर्ड यूज किया किस चीज को रेफर कर रहा है, जिस हमने जो वर्ड यूज किया वो किस चीज को रेफर कर रहा है, बाइक के गिरने वाले वो बाइक से गिरने वाले इवेंट को, राइट। तो ये इवेंट एनफोरा है। इवेंट के रेफरेंस को ट्रैक करना, इसको ये कैसा बोलते हैं, इवेंट एनफोरा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 10 जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन मींस पुलिंग आउट यूजफुल डेटा लाइक नेम्स, डेट, प्लेस फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। ठीक है, जैसे आपके पास एक आर्टिकल है क्रिकेट मैच में, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम उस आर्टिकल से एक्सट्रैक्ट करेगा, प्लेयर का नाम करेगा, स्कोर करेगा, लोकेशन करेगा, डेट करेगा। जैसे एक स्मार्ट असिस्टेंट जैसे पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं ना कि फोटो क्लिक कर दीजिए, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। तो वो इसी तरीके से होता है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन से। आप जैसे किसी पेज का फोटो डालते हैं एंड यू से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो वो एक वर्ड को फाइंड करता है, इतना उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन। अभी क्या होता है, इट इज अबाउट सर्चिंग एंड फेचिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ लार्ज सेट एंटिटीज ऑन अ क्वेरी। समझे नहीं, जैसे ये गूगल में टाइप करो इंडिया जीडीपी 2024, आपने गूगल में टाइप किया इंडिया जीडीपी 2024, तो रेलेवेंट आर्टिकल्स ले आता है, जो भी इससे रेलेवेंट है या जो भी वर्ड्स उसमें आर्टिकल्स में मेंशन है तो उससे रेलेवेंट चीजें लेके आता है। ये होता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, क्वेरी के बेसिस पे सही डॉक्यूमेंट ढूंढना, उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में एल्गोरिथम यूज होते हैं, जैसे टीएफ, आईडीएफ। ठीक है, ये सारे यूज होते हैं। इसके साथ हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 12 है हमारा हिडन मार्कोव मॉडल, एच एम एम सॉरी। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल वेयर द system being modeled in assumed to be a Markov process with hidden states. It used in NLP tasks like POS tagging, speech recognition, etc.
देखो, सोचो एक गेम खेल रहे हो जिसमें आपको दिखाई नहीं देता कि एक्चुअल सीन, बस कुछ हिंट्स मिलते हैं, ठीक है, आपको पता ही नहीं है एक्चुअल सीन क्या है, बस कुछ हिंट्स मिलते हैं। तो HMM भी वैसे ही होता है, ठीक है, रियल एस्टेट हिडन होती है, बट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे गेस करते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे स्पीक रिकॉग्नाइजेशन में जो साउंड सुनाई देता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, साउंड सुनाई दे रहा है वो ऑब्जर्वेशन। यूजेस वर्ड प्रिडिक्ट करते हैं हिडन स्टेट, जो यूज वर्ड हो रहा है, यूजेस वर्ड है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्रिडिक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो है टॉपिक 12 भी कंप्लीट हो गया है, हम टॉपिक नंबर 13 देखते हैं। 13 है हमारा वीट्रीव एल्गोरिथम। ये क्या होती है? वीट्रीव एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल पाथ इन HMM. It uses dynamic programming to compute best sequence of hidden state. Example देखो, अगर HHM एक जंगल है, ठीक है, HMM क्या है? एक जंगल है, जो हमने अभी पहले पढ़ा। तो बैटरी भी उसमें से सबसे सेफ और सही रास्ता ढूंढता है, समझे आप जैसे एक एग्जाम, एक जंगल में फंस गए, तो आप जब उस जंगल में फंस गए हैं तो और आपको उस जंगल से बाहर निकलना है, तो बैटरी भी क्या है, उस जंगल में से सबसे सेफ और फास्ट और सबसे स्मूथ रास्ता ढूंढता है, ठीक है। जैसे पीओएस टैगिंग है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ब है, ये विट्री प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन मोस्टली लाइक सीक्वेंस, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी आपको क्लियर होगा। अब टॉपिक नंबर 14 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडल। क्या है? द मॉडल चूजेस अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज मोस्ट यूनिफॉर्म given the constant it used in NLP for classification tasks like NER, POS, tagging, etc. देखो, सोचो तुम्हारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है किसी चीज के बारे में, तुम अनबेस्ड, रेयर, के बी सब फेयर पॉसिबिलिटी चूज करते हो। वैसे ही मैक्स ईएनटी मॉडल करता है, बिना बेस के सब पॉसिबिलिटी को एवेल्यूट करते बेस्ट प्रिडिक्शन देता है, ठीक है। तो मैक्स एंड क्या करता है, मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडल क्या करता है, बिना बेस के सब पॉसिबिलिटी को एवेल्यूट करके बेस्ट प्रिडिक्शन देता है। तो हमारा ये मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडल भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएम, एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन ट्रेनिंग। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये क्या है देखते हैं। ईएम इज एन इंटरेक्टिव एल्गोरिथम to estimate parameter in statistical model when data has missing or hidden part. It alternates between the E step and M step. मीन्स समझना है। देखो, EM क्या होता है? सोचो एक पजल है जिसमें कुछ पीसेस मिसिंग है, ठीक है, आप एक पजल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कुछ पीसेस मिसिंग है, तुम गेस करते हो कि क्या होगा। हमने गेस किया कि क्या हो सकता है, क्या मिस है, फिर मॉडल को अपडेट करते हो, ठीक है। जो मतलब देखो, हमने क्या किया, हमने उसमें गेस किया कि क्या मिसिंग है, तो वो क्या मिसिंग क्या हुआ, उसको बोलते हैं ई स्टेप। क्या बोलते हैं उसको? ई स्टेप। गैसिंग करने को बोलते हैं ई स्टेप। फिर मॉडल को अपडेट करते हो, मॉडल को फिर हमने क्या किया, अपडेट किया, वो हुआ हमारा एम स्टेप। फिर दोबारा ट्राई करते हो। तो ई एम एच एच एम को ट्रेन करने के लिए भी यूज होता है। जब आपको एग्जैक्ट स्टेट्स पता नहीं होते हैं, तब हम किसको यूज करते हैं? एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन मॉडल को, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम देख लेते हैं, ये हमारे इसके साथ यूनिट 3 भी कंप्लीट हो गई है। अब जो कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, इस यूनिट में कुछ डायग्राम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने मेंशन कर दिए हैं टॉपिक वाइज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है डायग्राम जरूर बना के आइएगा। मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम्स, सॉरी, कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं और उनके जो डायग्राम्स हैं वो मेंशन किए हैं, तो आप एक बार इनको देख लीजिएगा और अपने आप को अच्छे से इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिएगा। डायग्राम एक बार आप देख के जरूर जाइएगा ताकि आप अच्छे से उस चीज़ में लिख सकें। तो इसके साथ जो है हमारे डायग्राम भी हो गया। अब मैं आपको टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ इस यूनिट के, ताकि आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो ये हैं हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूनिट 3 से बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप ये टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपकी यूनिट 3 कम्प्लीटली कवर हो जाएगी। आपको कुछ और करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने कुछ शॉर्ट नोट भी इंक्लूड किए हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए इनको, ठीक है। ये आपके टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ओके। तो इसके तो दोस्तों, ये था हमारा यूनिट 3, ट्रेसिंग डिस्क्लोजर डायलॉग एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल।
का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, मैंने थ्योरी के साथ इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताना कौन सा टॉपिक सबसे हेल्पफुल लगा या कौन से में कंफ्यूजन रही आपको। और अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो आप कमेंट में। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड और फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा लो इफ पॉसिबल हो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट इंस्टेंट मिलते रहे। ठीक है। और जो है यूनिट 4 भी जल्द आने वाला है, तो स्टे ट्यून। और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं यूनिट 4 भी लेके आऊँ जल्दी से जल्दी। तो मैं हूँ तुम्हारा दोस्त फ्रॉम डू दैट थ्योरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो, सेल्फ डाउट को मारो और टॉपर मोड को ऑन करो। ऑल द बेस्ट।